जी, प्रोफेसर शांतनु प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु कुमार शांतनु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रवासी संवाद सीरीज के दूसरे संस्करण में जुड़ने के लिए। सभी जनसुराज दिल्ली की तरफ से आपको धन्यवाद, आपको नमस्कार सर। सभी मेरे बिहार के साथियों को जो अपने साथ इस प्रवासी शब्द का बोझ लेकर जी रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बिहार की इस धरती से हम सब गोरा के गोड़ लगतानी प्रणाम, नमस्कार। जी जी सर पहले मैं बता दूं कि हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु जी जो हैं वो उनका होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार है, और सर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, साथ में इंडियन एयर फोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जन सुराज के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, और अभी जन सुराज युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्यरत हैं। तो सर अधिकतर लोगों का जो सवाल था, एक कॉमन सवाल था, तो अगला सवाल एक कॉमन सवाल है आपके लिए कि सर आप प्रोफेसर रह चुके हैं, इंडियन एयर फोर्स में आप कमीशन ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो सर आपको वहां से पैसे और इज्जत दोनों ही मिल रहे थे, फिर आपने राजनीति ही क्यों चुना, और राजनीति में भी जन सुराज ही क्यों चुना सर? सबसे पहले तो मैं विवेक जी आपका शुक्रगुजार हूं, और आप सभी हमारे साथी जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आज, उन सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं अपने आपके सवालों पे सीधे आऊं, एक छोटा सा परिचय है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। आपने मेरा जिस तरह से परिचय कराया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस परिचय से इतर एक और परिचय है जो समझना हम सभी बिहार के प्रवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक परिचय ये भी है कि मैं इस बिहार की धरती का वो युवा हूँ, वो व्यक्ति जो अपने ही घर में शिक्षा और रोज़गार के साधनों के अभाव में बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ, और अपनी उस पहचान को घर से बाहर और घर के अंदर ढूंढने के लिए मुझे तकरीबन 20 से 25 साल लग गए। और जब मैंने देखा कि पिछले 20-25 सालों में हमारे सामाजिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, तो इस बदलाव की बयार जो जनसुराज के रूप में बह रही थी बिहार में, उस बयार में अपना कंधा लगाने, अपना सहयोग देने मैं अपने घर, अपनी धरती पर वापस आया हूं, और पिछले 1.5 साल से जनसुराज के साथ मिलकर बिहार और बिहारियों के उस खोए हुए गौरव के लिए बिहारियों से ही अपील कर रहा हूं, क्योंकि इसको खोने की का जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है, और इसको वापस पाने का भी अगर जज्बा कहीं से आएगा तो वो हमसे ही आएगा। रहा सवाल आपके प्रश्न का कि एक अच्छे करियर होने के बावजूद भी मैंने राजनीति को क्यों चुना और जनसुराज ही क्यों, तो सच बताऊं तो बिहार को एक अच्छे पटल पर देखना मुझे लगता है सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सब बिहार के साथियों का एक सपना है। क्योंकि जब हम अपने आप को बिहारी कहते हैं, या यूं कह लें कि कहते थे, तो अपने अंदर एक गौरव की अनुभूति होती थी कि हम एक ऐसी धरती से आते हैं जहां भगवान बुद्ध को उनका ज्ञान मिला, जहां महावीर की जन्मस्थली है, जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह वो पैदा हुए, जहां पर नालंदा और
नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए। तो ये ज्ञान की भूमि है, ये पूरे विश्व को अपने बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से हमेशा इस जमीन ने प्रकाशित भी किया है और लोगों को प्रभावित भी किया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, और मैं विशेष रूप से तकरीबन 3 से 4 दशकों, पिछले 3 से 4 दशकों की बात करूंगा, क्योंकि वही मेरा जीवन का अनुभव है। मैंने ये पाया कि इस गौरव को हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, और जब हम अपना परिचय किसी को देना चाहते हैं तो शायद सबसे आखिर में हम ये कहते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, विशेष रूप से जब हम बिहार से बाहर किसी और राज्य में अपने परिचय को देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है एज अ बिहारी, वो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कोनोटेशन देगी। तो इस जो अंदर में जो पीड़ा है, इस टीस को बदलने के लिए, इस टीस को कम करने के लिए मुझे लगा कि अगर बिहार और बिहारी शब्द की परिभाषा, उसकी पूरी जो परिकल्पना है, उसको अगर बदलना है तो बिहार को बदलना पड़ेगा। और जनसुराज एक ऐसा आंदोलन है, ऐसा एक जन आंदोलन है जिसमें लोगों की भागीदारी यहाँ के लोगों के मुद्दों के लिए सुनिश्चित की जाती है। तो और जब मैंने देखा कि जितने प्रवासी लोग हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा जत्था वापस जुड़कर बिहार में आकर या बिहार के बाहर से भी इस पूरे प्रयास को अपना समर्थन दे रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए, और इसी सोच के साथ मैं जनसुराज से जुड़ा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए आपको मेरे आसपास बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट कम दिख रही होगी। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने मुजफ्फरपुर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर अपने गांव में बैठा हूं, जहां पर इन्वर्टर की लाइट तो है, दिन में शायद 8 या 9 घंटे की लाइट आती है, लेकिन जब तक मैं या मेरे जैसा युवा इस जगह पर आकर यहाँ के लोगों की बात समझेगा नहीं, यहाँ की लोगों की बात को नहीं सुधारेगा, तब तक बिहार का गांव नहीं बदलेगा और तब तक बिहार नहीं बदलेगा। ओके सर, अगला सवाल हमारा सौरभ सिंह जी का है कि जन सुराज पार्टी ने बिहार में अभी तक क्या क्या अच्छे काम किए हैं। वो अभी जुड़े नहीं हैं, बट ये उनकी तरफ से सवाल है कि अभी जन सुराज पार्टी जो है काफ़ी समय से ग्राउंड पे वर्क कर रही है बिहार में, और बिहार उसका पहला चुनाव होगा, तो उन्होंने अभी तक चुनाव के अभी तक क्या क्या अच्छे काम कर चुके हैं जन सुराज पार्टी। देखिए, जन सुराज पार्टी एक जन आंदोलन के रूप में पिछले 3 वर्षों से बिहार के गांव में, बिहार के गलियों में प्रशांत किशोर जो हमारे प्रणेता हैं, उनके माध्यम से और हजारों पदयात्रियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। अब इससे बिहार का क्या फायदा है, या इससे जनसुराज ने ऐसा क्या काम किया। देखिए, आपको अगर किसी समस्या को समझना हो, लोगों की भावनाओं को बहुत करीब से देखना हो, तो आपको बिहार के गांव तक जाना चाहिए। बिहार में 89% जो बिहार की जनसंख्या है वो गांव में बसती है। सिर्फ 11% जनसंख्या बिहार के जिलों में या सिटीज में रहती है। तो अगर बिहार की नब्ज को टटोलना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, जो ये पिछले 30-35 सालों का ये जो यथावत बना हुआ जगथक सत्ता की व्यवस्था है, इसको हिलाना या इसके लिए बात करना अपने आप में एक आंदोलन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब तक यही लग रहा था कि ये जो कुव्यवस्था है ये अब एक सामान्य बात है। लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि इस कुव्यवस्था में इस व्यक्ति को नहीं तो उस व्यक्ति के बीच में हमको चुनना है। लोगों के अंदर इस भावना को जगाना कि हम बिहारी होकर
अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वापस रिगेन कर सकते हैं। लोगों में ये आत्मविश्वास जगाना, लोगों तक ये पहुंचाना कि उनके पास एक विकल्प है जिसको लेकर वो आगे जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी सामाजिक चेतना है। इस सामाजिक चेतना का नाम जनसुराज है। और जब लगा कि ये चेतना जाग रही है, तब जनसुराज का ये जन आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुआ और वो 2 अक्टूबर 2024 को ऐसा ये हुआ। तो जब हम एक राजनीतिक पार्टी बन गए हैं, तो यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में जितने भी आपके सामाजिक मुद्दे हैं, जिनके ऊपर आज तक अभी तक के सत्ताधारी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, उन मुद्दों को जनता के सामने लेकर जाने का काम जनसुराज पार्टी ने किया है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया, ऐसी कौन सी ऐसी नई बात आपने कह दी, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हमने ये बात की कि बिहार में पलायन को रोकना है, बिहार के लोगों के लिए पलायन एक राजनीतिक और एक सामाजिक मुद्दा जनसुराज ने बनाया। अभी तक इससे पहले की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि बिहार के लोग जाते हैं और पूरे भारत का निर्माण करते हैं, बिहार के लोग नहीं जाएंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। अरे भाई, बिहार के लोग बाहर जाकर क्या कर रहे हैं वो तो छोड़िए, लेकिन बिहार के लोग बिहार में ही काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा छिछली बात कुछ नहीं हो सकती है। और ये पिछले 30-35 साल से जो राजनीतिक पार्टियां बिहार में सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे को कभी एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। बिहार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना जनसुराज की ये देन है कि आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, आज पलायन को अपना मुद्दा बनाते हैं। आप ये समझिए कि शिक्षा जैसी मूलभूत चीज के ऊपर कोई भी एक आपके पास डायरेक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं था। उस फ्रेमवर्क को देने का काम जनसुराज कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, यहाँ तो विपक्ष जो है मौके की तलाश में था कि कब उसको मौका मिले और वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो बिहार की जनता की आवाज उठाएगा कौन? लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज विपक्ष की होनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि अगर विपक्ष मौन हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाती है। अगर लोकतंत्र में सड़कें मौन हो जाएंगी तो आपके सदन आवारा हो जाएंगे। फिर वहां पर सत्ताधारियों को अंकुश लगाने के लिए कौन आएगा? तो इस विपक्ष की भूमिका निभाने का काम जनसुराज ने किया है। और सिर्फ ये बात मैं आपको सिर्फ लफेबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। हमने पिछले 3 साल से ये कहा कि भाई 400 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन बढ़ के कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए। बहुत जगहों पर, हर जगह, हर गांव में जाके लोगों को कहा कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हम उसको कम से कम 2000 रुपये करेंगे। तो अब जब चुनावी महीने कुछ महीनों के बाद चुनाव आने वाला है, तो सरकार को मजबूर होकर जनता के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए उसको आंशिक रूप से बढ़ाकर 1100 रुपये करना पड़ा। अब आप एक उदाहरण से समझिए। नवंबर 2023 में जब जातिगत सर्वे हुआ था, तो हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि 94 लाख जो पिछड़े हमारे परिवार हैं, उनको बिहार सरकार 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देगी। और पिछले 2 सालों से इस काम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जब हमने सरकार को नोटिस दिया और पूरे बिहार में एक आंदोलन के रूप में हस्ताक्षर अभियान चलाया कि इस बहरी सरकार को हम जगा कर छोड़ेंगे, और इन्होंने जो वादे किए थे, सरकार ने वादे किए थे, जो उन्होंने सदन में वादे किए थे, उसको पूरा करके हम रहेंगे, उसको पूरा करवा के रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने फिर हार कर अभी कुछ दिनों पहले उसको आंशिक रूप से लागू करने का काम किया। तो आप समझिए कि अगर
लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज अगर मजबूत हो तो सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जन सुराज चाहे अभी वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो लोगों की मजबूत आवाज बनकर उभरी है और इसका सीधा असर आपके सरकारी नीतियों के निर्णयों में आपको दिखने लगा है। जी जी। तो हमारे साथ दुर्गा शंकर जी जुड़े हुए हैं। दुर्गा शंकर जी के कुछ एक सवाल हैं, तो दुर्गा शंकर जी पूछेंगे। दुर्गा शंकर जी प्लीज। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। शांतनु सर को मेरा प्रणाम और नमन। और नमस्कार। नमस्ते सर। मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को, क्योंकि ये एनआरबी टीम की बैठक है और मीटिंग है, तो इसमें पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम दुर्गा शंकर है और मैं एनआरबी टीम का हिस्सा हूं और चंपारण की धरती से आता हूं और अभी वर्तमान में दिल्ली में रहता हूं। सर, क्योंकि आप युवा अध्यक्ष हैं तो मेरा क्वेश्चन युवाओं के लिए ही है। और जैसा कि प्रशांत जी जो प्राइमरी शिक्षा है, जो 15 वर्ष तक की शिक्षा बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं, उसके अलावा बुजुर्गों को हम लोग पेंशन देने का एक वादा कर रहे हैं और महिलाओं को हम लोग सस्ता ऋण दे रहे हैं, किसानों के लिए हम लोग कैश क्रॉप में मदद कर रहे हैं खेती में। वैसे ही जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, तो मजदूर भाइयों को भी हम लोग 10 से 15 हजार की जॉब देने के लिए एक आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे से युवा हैं जो कि मतलब एक वाइट कॉलर जॉब करते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए जो बिहार वापस आना चाहते हैं, जन स्वराज का अगर सत्ता में आ जाती है, अगर क्या सत्ता में आएगी, तो अगले 2 से 5 वर्षों में क्या प्लान है जिससे कि हम व्हाइट कॉलर जॉब वालों को, जो अच्छी एक जॉब कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं, और जो बच्चे बिहार से बाहर जाके हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो अगर बिहार में कुछ करना चाहें तो उनके लिए क्या रोड मैप है जन स्वराज का? सर, यही एक क्वेश्चन था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा शंकर जी। बहुत ही रेलेवेंट आपका सवाल है। मैं इस पूरे सवाल को 2 भागों में बांटकर इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक बिहार के युवाओं और उनकी शिक्षा का सवाल है, तो मैं बहुत दुख के साथ ये आपसे साझा कर रहा हूँ कि मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में तकरीबन 2 पीढ़ियाँ हमने ऐसे बर्बाद कर दी, या यूं कहें कि हमने उसको इतने कम लेस प्रोडक्टिव लेवल पे लेके आ गए हैं कि हमने उनको रोजगार के लायक नहीं बनाया। हमने अपनी शिक्षा नीतियों को इतना पुराना रखा, हमने अपने शिक्षण संस्थानों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वहाँ से एम्प्लॉयबल यूथ निकलना अब एक सपना लगता है। अगर आप किसी कॉलेज की बात करें तो एक तो वहाँ पर डिग्री 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में मिल रही है, और 3 साल की डिग्री जब 5 साल में मिल जाती है आपको, तो उसके बाद फिर आप 1 साल का समय लेते हैं बैंक पीओ या किसी कंपटीशन की तैयारी में, 2 से 3 साल का समय लेते हैं बीपीएससी की तैयारी में, और अगर किसी माँ बाप के पास थोड़े से पैसे हैं तो शायद वो दिल्ली भेज देता है कि भाई बेटा हमारा यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया है कि जिस सिलेबस के आधार पे आप बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम लोग कंडक्ट कराते हैं, आप वो पढ़ा तो रहे हैं कॉलेज में, लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। दूसरा कि जब आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि हमने स्कूलों में सिर्फ बच्चों को बुला के खिचड़ी तो बांट दिया, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन वहाँ शिक्षा के नाम पे शिक्षकों का शोषण हो रहा है। आप शिक्षकों से वो सारे काम करा रहे हैं जो सिवाय क्लासरूम टीचिंग के। आप उनको जनसंख्या गणना में लगा देते हैं, आप उनको ब्लॉक की ड्यूटीज में लगा देते हैं। आप जाके पूछिए यहाँ के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की हालत। वो सर्वे में लगे हुए हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, लेकिन क्लासरूम टीचिंग खत्म हो गई है।
इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि पिछले 15-20 सालों में जो हमारे जनरेशन्स आई हैं, वो अच्छी शिक्षा के अभाव में एक अच्छा करियर चुनने में विफल रही है। आज भी यही होता है कि अगर बच्चा 10th कर गया है तो या तो मैथ्स लेगा या फिर बायोलॉजी लेगा, या तो वो मेडिकल की तैयारी करेगा, या फिर आपके नीट के जेई की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बना सकते थे, उसकी तरफ ध्यान देने का पूरा चलन ही खत्म हो गया है। आपको मैं बताऊं कि 12वीं के बाद बच्चा जाता है और कोचिंग सेंटर में अपने लिए कोचिंग करता है, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग करता है। वहां पर भी आपको जो शिक्षा है वो इतनी खराब है। आपको मैं उसका उदाहरण देता हूं कि अभी इस साल नीट का रिजल्ट आया है। एक भी बिहार का बच्चा नहीं है, एक भी बिहार का बच्चा 1 से लेकर 100 तक के रैंक पर नहीं है। ये बताता है कि हमारी स्कूली शिक्षा और उसके बाद जो हमने ये कोचिंग सेंटर्स का नेक्सस खड़ा किया है वो कितना घटिया और कितने निम्न दर्जे का शिक्षा मिल रहा है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका ये है कि आप स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाइए। कैसे उन्नत बनाएंगे? आप वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी टीचर्स के स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का व्यवस्था, और क्लासरूम में जो आपकी टीचर और स्टूडेंट की मीट है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होना चाहिए। भाई बच्चा क्लासरूम में आ रहा है और टीचर बच्चों से मिल रहा है, तभी तो पढ़ाई होगी। तीसरी बात ये है कि ये जो हायर एजुकेशन की बात है, हायर एजुकेशन में आप समझिए ये एक आंकड़ा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने लोग 10वीं या 12वीं पास होते हैं उसमें से मात्र 1% बच्चा दलित समाज का कॉलेज में जाता है। मात्र 2% बच्चा जो अति पिछड़े समाज का है वो स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाता है, और मात्र 3% बच्चे जो पिछड़ी जातियों के हैं वो स्कूली शिक्षा से आगे जाकर कॉलेज की शिक्षा में जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार या गरीबी की समस्या इतनी है कि माँ बाप को लगता है कि भाई 10वीं कर लिया है, अब तुरंत जाके कहीं पे कोई दिहाड़ी करना शुरू कर दो। 10वीं कर लिया है, 12वीं कर लिया है, कोई ना कोई रोजगार कर लो भाई, फटाफट चले जाओ गुजरात की फैक्ट्री में काम करने के लिए, या कहीं चले जाओ पंजाब में या कहीं महाराष्ट्र में काम करने के लिए। कम से कम घर 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी तो 5,000 रुपया बच्चा भेजेगा। तो ये जो समस्या है ये एक दूसरे से कनेक्टेड समस्या है। आपको यहाँ की शिक्षण संस्थाओं में, यहाँ के कॉलेजेस में स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को लाना पड़ेगा, वोकेशनल स्टडीज के साथ यहाँ के करिकुलम को जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं कल के न्यूज़पेपर में देख रहा था, आप मतलब आश्चर्य करेंगे, कल के न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि यूजीसी ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि उनका एक एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक कोई फिक्स्ड एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। तो हम कैसे ये स्वीकार कर लें, कैसे हम ये मान लें कि यहाँ पर कॉलेजेस में एक अच्छी शिक्षा मिलेगी? तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात आती है वाइट कॉलर जॉब की। देखिए बिहार में रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों से पूरी नहीं हो सकती है, ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए। जी पूरे बिहार की जनसंख्या का मात्र 2% आप सरकारी नौकरियां हैं। आप आज तक जितनी भी सरकारी नौकरियां बिहार सरकार की तरफ से हुई हैं, अगर आप उनकी गिनती करेंगे तो पूरे बिहार की जनसंख्या का मात्र 2% है। तो भाई आप ये बताइए कि क्या सरकारी नौकरियों से आप युवाओं के बेरोजगारी की समस्या को आप ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा? युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, जिसमें एक जो ब्लू कॉलर जॉब है उसकी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो लिमिटेड है। तो आपको यहाँ पर सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा दीजिए, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। आप ये बताइए कि बैंगलोर
आज एक आईटी का हब है पूरे भारत का। ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वहाँ पर जो हम पटना में या भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में या रोहतास में खड़ा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वहाँ पर लोगों को उस तरह की सुविधाएं देनी है। आप यहाँ पर जो टेक्निकल ट्रेड के युवा हैं उनको आप यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं दीजिए। आप यहाँ पर आईटी स्टार्टअप्स को उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, गवर्नमेंट सब्सिडाइज फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, तो लोग निश्चित रूप से व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ बढ़ेंगे। और ये बिहार के ही युवक हैं जो बैंगलोर में जाकर काम कर रहे हैं। ये बिहार आप जाके देखिए, टीसीएस और एचसीएल के हाईएस्ट इफिशिएंट और हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से है? उसमें एक बहुत बड़ा तबका बिहार के युवकों का है। तो आप उनको वो फैसिलिटीज बिहार में क्यों नहीं दे सकते? बिहार के युवक यूएस में जाकर अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, आप उनको यहाँ पर आईटी स्टार्टअप के लिए वो फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? तो हमें उस सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना होगा, आईटी सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा। टूरिज्म एक एग्जाम्पल है। मेरा एक और व्यक्तिगत मानना है कि लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए बिहार में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। बिहार की धरती उपजाऊ है। बिहार में एग्रीकल्चर बहुत पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों से चल रहा है और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अगर एग्रीकल्चर में हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इंट्रोडक्शन करें, एग्रीकल्चर में अगर हम हायर प्रोडक्टिविटी के सीड्स की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स की बात करें, तो जो युवक 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, वो अपने ही घर में अपनी जमीन से खेती करके सोना उगा सकता है। यही ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पंजाब में हुआ, हम उससे मिलता जुलता बिहार में क्यों नहीं कर सकते? जबकि बिहार में मेहनतकश युवाओं की कमी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब से बात नहीं बनेगी, हमें सर्विस सेक्टर और व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ बढ़ना होगा। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको हमको मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर हम बदलें तो हमें निश्चित रूप से अपने युवाओं के लिए और बिहार की इकोनॉमी को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच दुर्गा जी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। हमारे साथ जो अगले साथी जुड़े हुए हैं, राजेश झा जी जुड़े हुए हैं, तो अगला सवाल उनका है। प्लीज राजेश झा जी अपना सवाल पूछ लीजिए सीधे शांतनु सर से। विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने डॉक्टर शांतनु सर जी जो हमारे युवा अध्यक्ष जी हैं उनको बोलना चाहूंगा, सर जय बिहार। हम युवा जय बिहार। सर हम युवा लोगों को आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, खास करके मुझे तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि शिक्षक जो होते हैं किसी भी समाज को जो है ना दिशा दिखाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवा अध्यक्ष जो है वो शिक्षक रह चुके हैं। और उन्होंने, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो अभी तक जितने भी शिक्षकों ने इस विधा को उठाया है राजनीति में, उस समाज का हमेशा से भला हुआ है, सुधार हुआ है। और वही परंपरा को आपने पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि आप शिक्षक ने, आपने कहा कि ये अगर हमारे बिहार में समस्या है तो तुम लोग तो हो, हमारे विद्यार्थी हो, बिहार की जनता, बिहार के युवा, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते चलो मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो इससे हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि अगर आ गए हैं तो फिर तो सर बिहार को जो है ना वापस पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और इसमें हम सारे बिहारी आपके कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलेंगे, आपके विद्यार्थी की तरह, स्टूडेंट की तरह। हम सर बिहार मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा जो हमारा इलेक्शन आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि राजनीतिक में अपने आप को स्थापित करना। जब तक हम अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे। बाहर से हम चाहे कितना भी कुछ कर ले
तो समस्याएं सभी को पता है, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो जो बिहार में रहते हैं उनको भी, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। अब हमें उसके समाधान के लिए सबसे पहला है हमें सत्ता को जो है अपने सत्ता तक पहुंचना, जिससे कि हम सुधार का कार्य किया जा सके। तो उसके तहत मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम प्रवासी जो है उसमें किस तरह से योगदान देना चाहते हैं। इसके आप छोटा सा एक लगभग सभी जानते ही हैं, कई हमारे नए साथी हैं, तो उनके आप प्रकाश डालें कि हम प्रवासी किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा ये कि जो मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में युवा तो हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, युवा जो है जिस रूप में भी है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो, मोबाइल सभी के हाथ में है और सोशल मीडिया में वो सबके दिमाग में जो है वो जनसुराज की कहते हैं ना करंट, वो लहर दौड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा जो समस्या आ रही है, जो मैं फील करता हूँ कि जो हमारी माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग में और जो बुजुर्ग हैं, उनके दिमाग में अभी भी सत्ताधारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ है जिनका दिमाग में बैठा हुआ है कि वो हमारे पुराने हैं। तो उस चीज को हम कैसे उनको उनके दिमाग से वो चीज हम अवगत करा पाए अपने युवा साथियों को लेकर के। नहीं मिला है, बोला मंडे को मिलेगा। शांतनु सर को प्रणाम। हेलो जी रविंदर भाई, सभी साथी अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। तीसरा मेरा सर, आज के डेट में जो हमारे यहाँ उम्मीदवारी की प्रक्रिया चल रही है, तो उससे संबंधित एक छोटा सा एक संशय है। विवेक जी, जी हाँ जी 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 पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, तीसरा सर ये है कि जो अभी हमारी उम्मीदवारी की प्रक्रिया चल रही है, तो उससे लेकर के मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म है तो आपसे थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला जाए कि जिस तरह से सर हम डोमिसाइल नीति को हमारा क्या उसमें डोमिसाइल नीति क्या हम समर्थन करते हैं, और अगर हाँ हम करते हैं तो क्या इसी नियम के तहत क्या उम्मीदवारी प्रक्रिया में से लागू किया जा रहा है, या जनभावना जो है उसको दरकिनार करके कोई अगर बाहर का है तो उसको डायरेक्ट वहां पे एंट्री करा दिया जा रहा है। तो कृपया इसको थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण भी मैं चाहूंगा कि आप अपना दें। धन्यवाद सर। जय बिहार सर। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने कई सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके उसके उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक सवाल प्रवासी बिहारियों का है और बिहार में ये जो बदलाव की मुहिम चल पड़ी है, इस मुहिम में अपना कंधा लगाने की बात है, तो देखिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये मेरा मानना भी है, और इस बात से आप सभी सहमत भी होंगे कि बिहार से बाहर बैठा हुआ एक एक बिहारी बिहार के कम से कम 100 लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करता है। उसकी दो वजह है, क्योंकि बिहार में जिस समाज से हम लोग बाहर निकले हैं, वो समाज हमारी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देखता है कि हम यहाँ से आगे बढ़े हैं, हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, तो हमारी बातों का एक मूल्य है, हमारी बातों का एक प्रभाव है। तो अगर हम अपने स्तर पर जहाँ पर भी हैं, चाहे हम दिल्ली में बैठे हैं, चाहे हम बेंगलोर में हैं, चाहे किसी और शहर में हैं, अगर अपने स्तर पर हम वहाँ से अपने समाज, अपने बिहार के लोगों को इस बदलाव की मुहिम के बारे में बात कर सकें, इसके बारे में बतला सकें, जिन लोगों तक इस बात की अभी तक जानकारी तो है पर इस बात की स्वीकार्यता नहीं है कि ऐसा भी कोई एक मुहिम हो सकता है जो बिहार को बदलने का संकल्प लेकर चला है और उसको बिहार के लोगों की तरफ से स्वीकार्यता मिल रही है, तो उन तक जनसुराज की बात पहुंचाने का काम करें। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए आपको अपना नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ के बिहार आने की जरूरत नहीं है। जो लोग बिहार में आकर काम करना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल आपका घर है, आपको आना चाहिए, लेकिन
हमारी अपनी एक व्यावसायिक मजबूरी भी होती है, एक पारिवारिक बंधन भी होता है, क्योंकि अब हम जब वहाँ बाहर गए हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप वहीं रहते हुए भी अपने समाज, अपने आसपास के लोगों से जन स्वराज की चर्चा करें, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, उस पंचायत के 5 लोगों से सिर्फ आप दिन में फोन पे बात कर लीजिए। 5 लोगों से बात नहीं कर सकते, 3 लोगों से, सिर्फ 3 लोगों से, अपने पंचायत के 3 लोगों से आप रोज बात कर लिया कीजिए और जन स्वराज के बारे में बताइए। आप देखेंगे कि महीने के आखिरी में, 1 महीने में आप तकरीबन 100 लोगों से बात कर चुके हैं। और यकीन मानिए, हम में से कोई भी व्यक्ति जब अपने गांव फोन करता है तो उसकी कही हुई बात का बहुत वजन होता है। ये वजन है हमें, हमारे प्रवासी होने का। ये अभिशाप तो है ही, लेकिन हमारे गांव में हमको लोग बहुत समझदार व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ रोज के सिर्फ 3 कॉल, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 3 कॉल तो हम मतलब स्विगी और जोमेटो वालों को कर दिया करते हैं कि भाई आज का मेन्यू क्या है, ठीक है। तो आप अपने पंचायत के 3 लोगों को सिर्फ कॉल कर दीजिए। महीने में आप 100 लोगों को कॉल करेंगे। आप समझिए इस एक कॉल का फायदा। आपके पूरे पंचायत में जब 100 लोगों को, राजेश जी या मान लीजिए रंजन जी या मान लीजिए दुर्गा शंकर जी जैसे लोगों का फोन जाता है, तो उनको लगता है कि जन स्वराज कितनी बड़ी व्यवस्था को लेकर चला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, जिन लोगों के पास ये मौका है कि या उनके पास ये साधन या सुविधा है कि वो बिहार आके कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि भाई आप किसी एक विधानसभा को एडॉप्ट कर लीजिए। वो विधानसभा आपका अपना विधानसभा हो सकता है जहाँ के आप निवासी हैं। वो विधानसभा आपके किसी मित्र का कार्यक्षेत्र हो सकता है। वो विधानसभा आपके किसी जन स्वराज के नेता का हो सकता है। आप एक कोई विधानसभा एडॉप्ट कीजिए और वहां पर अपने 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, अब तो बिल्कुल 2 महीने का ही समय रह गया है, 2 महीने का समय दीजिए। वहां पर आपको वहां की राजनीति भी समझ में आएगी, आपको अपने विधानसभा के बारे में पता चलेगा। वहां पर जो जन स्वराज के साथी काम कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी। यकीन मानिए, आज के समय में जन स्वराज की व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, जन स्वराज ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को लेकर जमीन पे उतरा है कि हमें लोगों की कमी महसूस होती है। तो आप में से वो सभी साथी जो जमीन पर यहाँ बिहार में आकर काम करना चाहते हैं, तो किसी एक विधानसभा को आप एडॉप्ट कर लीजिए और आप आकर वहां पर काम कीजिए। वहां पर मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं पूरे जिले में काम करना चाहता हूं। जिला कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव में विधानसभा एक यूनिट है। आप किसी भी विधानसभा के लिए काम कीजिए, किसी एक विधानसभा को आप एडॉप्ट कर लीजिए कि भाई मुझे इस विधानसभा में काम करना है। आपका किया हुआ वो काम उस विधानसभा में जन स्वराज की को मजबूती देगा। आप पूरे जिले में काम करेंगे, आप कहेंगे कि भाई मैं इन 4 जिलों में काम करना चाहता हूं, तो जिलों में काम करने का जो आपका काम है या उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं पे नहीं दिखती है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। और जहां तक बात है जन स्वराज की नीतियों का, जिसमें डोमिसाइल नीति की बात आपने की, तो हाँ, निश्चित रूप से जन स्वराज बिहार में डोमिसाइल नीति की मुखालफत करता है। हमारा ये मानना है कि बिहार की नौकरी पे सबसे पहला हक बिहार के युवाओं का होना चाहिए, ना कि पड़ोसी राज्य के युवकों का। हमें पड़ोसी राज्य के युवाओं से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन जन स्वराज का मानना है कि जब बिहार का युवा बेरोजगार है, जब बिहार के युवा का पेट खाली है, जब बिहार का युवा भूखा है, तो बिहार सरकार की नौकरियों पर पहला हक बिहार के युवाओं का होना चाहिए। एक सशक्त डोमिसाइल नीति की हम एडवोकेसी करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और जहां तक टिकटों के वितरण का सवाल है, तो जन स्वराज ने ये अपनी नीति बहुत पहले से स्पष्ट कर दी है कि किसी भी विधानसभा में जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा,
वो उसी विधानसभा का निवासी होगा। जय बिहार। जी, तो आप देखेंगे कि 243 में कम से कम 240 सीटों पर उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो उस विधानसभा के निवासी हैं। उम्मीद है मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया हो। सर एक तीसरा जी, प्रश्न जी, था कि सर, जो और हमारी महिला और सॉरी राजेश जी, और भी लोग हैं और सर थोड़ा जल्दी में है, तो एक लास्ट सवाल सर आपसे लेंगे। जी, हमारे साथ राहुल भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, तो राहुल, अगला प्रश्न जो होगा राहुल भारद्वाज जी पूछेंगे। जी, राहुल भारद्वाज। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार राहुल। मेरा नाम राहुल भारद्वाज हुआ सर, और जनसुराज से हम पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं सर। सर, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है सर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है सर कि हम लोग अभी देश में सबसे ज्यादा पलायन जो है वो बिहार से ही होता है सर। तो इस रिवर्स माइग्रेशन को कैसे, मतलब क्या पॉसिबल है कि रिवर्स माइग्रेशन किया जा सकता है 100%, और अगर किया जा सकता है तो जनसुराज का क्या प्लानिंग है सर सरकार आने के बाद, कैसे वो रिवर्स माइग्रेशन करेगी? और सर, परिवार लाभ कार्ड जो एक अभी बिहार में चल रहा है सर, तो उससे जो प्रवासी लोग हैं सर वो कैसे लाभान्वित होंगे, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत रिलेवेंट सवाल आपका राहुल। मैं संक्षेप में इसका जवाब देता हूं। ये जो माइग्रेशन की जो समस्या है, जिससे पूरा बिहार मतलब एज अ प्लेग की तरह ग्रसित है, मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, मैं सबसे पहले लोगों से हाथ खड़ा कराता हूं कि आप में से वो लोग हाथ खड़े कीजिए जिनके घरों से कोई भी व्यक्ति बाहर न गया हो। एक भी हाथ खड़ा नहीं मिलता है, एक भी हाथ। ये मतलब हर सभा की कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पलायन तो हो रहा है। पलायन के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो वो यहाँ से बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वहाँ पर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वहाँ पर बीए बैंक पीओ की तैयारी करेंगे और फिर नौकरी के लिए जाएंगे। दूसरा, जो बहुत निचले तबके के युवा हैं जिनको कि मतलब 10,000 12,000 की भी नौकरी करनी हो, तो उनके लिए यही सबसे बड़ा वो है कि यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन जा रही है, कोई ठेकेदार को पकड़ेंगे यहाँ से और वो ले जाके वहाँ पे किसी फैक्ट्री में उनको लगा देता है। 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, उसमें से 2 महीने की तनख्वाह वो ठेकेदार जो बिचौलिया है वो खा जाता है। 3-4 महीने के बाद 4 या 5 हज़ार रुपये वो व्यक्ति वापस भेजना शुरू करता है। इस माइग्रेशन को इमीडिएटली स्टॉप करने का जो सबसे मतलब मूलभूत औजार है, वो ये है कि यहाँ पर तुरंत छोटी पूंजी वाले रोजगार की व्यवस्था कर देना, ताकि ये जो ट्रेनों में भर भर कर लोग जा रहे हैं, ये जो वहां पर सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपए के लिए जा रहे हैं, अगर हम 10 या 15 हज़ार रुपए के लायक यहाँ पर उनको कोई रोजगार दे दें। कैसे दे दें भाई? छोटी पूंजी की व्यवस्था कर दें। मान लीजिए किसी को यहाँ पर एक छोटा सा साइबर कैफे खोलना है, या किसी को अपना नाई का दुकान खोलना है, तो अगर उसको 40-50 हज़ार रुपए का लोन मिल जाएगा बैंक से, तो वो अपना एक गुमटी खोल के यहाँ पे बाल काटने लगेगा। वो यहाँ पर एक छोटा सा कैफे बना के अपना यहाँ पे प्रिंट आउट और इंटरनेट चलाने लगेगा। कोई बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। वो जो CD रेशियो की बात हम बार बार करते हैं कि जितना हमारा कैश डिपॉजिट है उसका कम से कम 70% जो है हमें यहाँ पर बिहार में ही बिहार के लोगों को लोन के रूप में मिलना चाहिए। तो हम उसको अगर सुनिश्चित करा सकें तो छोटे अमाउंट के लोन अगर बिहार के लोगों को मिलने लगे तो वो जो इमीडिएट माइग्रेशन का जो स्पर्ट है उसको रोका जा सकता है। दूसरी जो व्यवस्था है जो कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म व्यवस्था है कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर, यहाँ पर IT सेक्टर, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर, यहाँ पर सोशल मीडिया या इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, तो लोग यहाँ पे ही रह के अपने आर्थिक संबल को प्राप्त कर सकते हैं। जो अगला जो स्टेप हो सकता है वो ये है कि हम यहाँ पर ऐसे शिक्षण संस्थानों
की स्थापना करें, या जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम फिर से ठीक करें। जैसे एक समय था जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए लोग यूपी और बीएचयू और इलाहाबाद से लोग आया करते थे, एक वो ज़माना था। हमारे जैसे लोग नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो हम शिक्षा के लिए बाहर जाना बंद कर देंगे, फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लाइन लगाना बंद कर देंगे, फिर हम शारदा यूनिवर्सिटी और अमेठी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए में अपने बिहार के बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ के माँ बाप के ऊपर भी पड़ता है। माँ बाप वहाँ पर 5-5 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, यहाँ पर कमाने के लिए वो 10,000 रुपये कमाते हैं, या मान लीजिए एक लिमिटेड तनख्वाह है उनकी, और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो 10-10 लाख रुपए सालाना भेज रहे हैं, सेमेस्टर वाइज भेज रहे हैं। तो ये 2-3 स्टेप हैं जो आप अगर इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका जो माइग्रेशन है वो सडनली रुक जाएगा, और फिर आप यहाँ पर बाकी इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को आप बढ़ावा दीजिए तो लोग यहाँ पर टिके रह जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और राहुल जी आपको भी। सर एक क्विक क्वेश्चन आपसे, एक क्विक आंसर चाहेंगे। एक लास्ट अंतिम सवाल है। हमारे अबू नासिर जी हैं जनसुराज दिल्ली से जुड़े हुए, उनका सवाल है जी, कि जी। अभी तक बिहार में मुसलमानों को हर पार्टियों ने ठगा है, तो जब जनसुराज आएगी तो मुसलमानों के लिए वो क्या करेंगी, उनकी क्या भागीदारी रहेगी? मैं उस डायलॉग से या उस स्टेटमेंट से अपने जवाब को शुरू करता हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में है। बिहार में मुसलमानों की जरूरत बिहार के को विकास के रास्ते पर लेके जाने की है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को विपक्षी दलों ने कैसे काट छाट कर पेश किया। पहला जो स्टेटमेंट था उसको काट कर इतना वो किया और एक दुष्प्रचार के रूप में मुसलमानों के बीच में ये भय पैदा करने की जरूरत की है। देखिए मुसलमान भाइयों को ये समझना होगा कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था को चुनने के लिए वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, वो तब तक उस बात में सफल नहीं होंगे जब तक आप उन हिंदुओं को भी अपने साथ ना जोड़ें जो बीजेपी को वोट नहीं देते। आप डाटा उठाकर देखिए, मात्र 38% हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, तो बाकी बचे हुए जो आपके 62% हिंदू हैं वो तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो सिर्फ जाति के नाम पे ठगे जाना ये अब कहीं से भी मुसलमान समाज को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जहां तक जनसुराज की बात है, जनसुराज खुले मन से ये कह चुका है कि बिहार में मुसलमान भाइयों की संख्या 18 से 20% है, तो कम से कम इतनी सीटें तो मुसलमान प्रत्याशियों को मिलनी ही चाहिए, और हम उसका वादा खुले मन से भी कर चुके हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम मुसलमान भाइयों को सीटें देंगे, मुसलमान समाज में योग्य से योग्य हमारे साथी हैं, तो उस समाज से योग्य साथियों को चुनकर लाना और आपके सामने खड़ा करना कि ये देखिए ये आपके समुदाय के इतने योग्य और काबिल नेतृत्व करने वाले हैं, आप अब इनको मौका दीजिए बिहार को विकास की तरफ ले जाने का। जनसुराज ये काम कर रहा है, हम इसमें सफल भी हो रहे हैं, और आप सभी मुसलमान भाइयों से मेरा अपील ये है कि आपने पिछले 35 सालों से एक पार्टी को अपना विश्वास देकर देखा है। 5 साल आप जनसुराज को अपना विश्वास देकर देखिए, आपको बिहार और मुसलमानों की हालात बिहार में निश्चित रूप से बदलती हुई नजर आएगी। सर आपके इस जवाब से हमारे साथ जो मुसलमान साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अबू नासिर जी और मोहम्मद जियाउल्लाह जी, काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हृदय से। आप अपने व्यस्त समय से हमें प्रवासियों को आप अपना आत्मीय सहयोग दिया, हमारे प्रश्नों और मुद्दों पर आपने विचार साझा किए और मार्गदर्शन प्रदान किया है। हम प्रवासी भले ही बिहार से दूर हैं, लेकिन हम बिहारी हर तरह, हमारा गांव, हमारे प्रदेश,
हमारे दिल के रग रग में बसता है। साथ ही उन साथियों का भी और दर्शकों का भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने प्रवासी संवाद से जुड़कर इस प्रयास को सफल बनाया है। इस मुहिम के माध्यम से हम सभी प्रवासियों को एक मंच पर लाकर प्रशांत किशोर जी के जन सुराज के इस चुनाव के बाद बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू एवरीवन। एंड जो भी साथी हमारे यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। एक बार फिर से आप सबों का मैं बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे अपनी बात आपके साथ साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी जय बिहार। जी जय बिहार। जय 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 बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय 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 बिहार। जय बिहार।